Hello students, I am again back with part 2 of chapter number 1 towards the modern period. Students, I hope you all have seen part 1 of this chapter. If not, do watch it. यहाँ तक हम पार्ट 1 में पढ़ चुके थे. पार्ट 2 स्टार्ट करेंगे हम प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन मूवमेंट से. तो क्या था ये मूवमेंट, देखते हैं. पहले बैकग्राउंड समझते हैं. तो जो रोमन कैथोलिक चर्च थे बच्चा, जिनको लीड करते थे पोप, रोमन कैथोलिक चर्च को लीड कौन करते थे? पोप. इनके पास थी अनक्वेश्चनड अथॉरिटी, और इस अनक्वेश्चनड अथॉरिटी को ये किस किस के ऊपर अप्लाई करते थे बच्चा? रूलर्स के ऊपर भी और वेस्टर्न यूरोप के लोगों के ऊपर भी. ठीक हुई बात. तो जो रोमन कैथोलिक चर्च थे इनके पास थी अनक्वेश्चनड अथॉरिटी, और ये लोग किसके ऊपर अप्लाई करते थे उसको? इवन रूलर्स और जनरल पब्लिक के ऊपर तो करते ही थे, पर रूलर के ऊपर भी करते थे. ये बड़ी बात थी. पोप की पावर को बिल्कुल अंडर एस्टिमेट नहीं करना बेटा, ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल थे. क्यों? क्योंकि इनके पास अपनी आर्मी थी. ये वॉर वेज करते थे. वॉर वेज करने का मतलब क्या होता है? युद्ध लड़ने जाते थे, युद्ध लड़वाते थे लोगों को, मतलब युद्ध के लिए भेजते थे. तो ये इनके पास खुद की आर्मी थी, ये वॉर भी लड़ते थे, टैक्स कलेक्ट करते थे. वो लैंड जिसके ऑनर थे चर्च, उसके ऊपर टैक्स कलेक्शन के राइट भी इन्हीं के पास थे. And laid down norms and tradition that were binding on all Christian. और बाद में मतलब देखो, ये लड़ाई कर रहे हैं, ऑब्वियसली बात है. ये रूलर्स के ऊपर भी अपनी चला रहे हैं, लोगों के ऊपर भी अपनी चला रहे हैं, टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं, है ना. पर इन सब के अलावा ये एक काम और करते हैं, वो ये है कि ये नॉर्म्स लेट डाउन करते हैं, ट्रेडिशंस बताते हैं, तरीका बताते हैं ऐसे करना, ये ट्रेडिशन होना चाहिए, ये कस्टम होना चाहिए, जिससे पूरे यूरोप को ये बांधे रखते हैं. ठीक है. पूरे यूरोप में एक जैसे नॉर्म्स, एक जैसे ट्रेडिशन. वो क्रिश्चियन जो इन्हें डिसोबे करते थे, चर्च के नॉर्म्स को क्वेश्चन करते थे, उन्हें सिनर कहा जाता था. सिनर बोले तो उन्हें पापी कहा जाता था. एंड वॉज डिनाइड ऑल चर्च सर्विसेज, और उन्हें चर्च से कोई सर्विस भी नहीं मिलती थी. अब जैसे चर्च में आके आपको शादी करने हैं तो कहाँ पर करोगे? चर्च में करोगे ना. तो वो सब अलाउ नहीं होगा फिर आपके लिए, अगर आपने चर्च के नॉर्म के ऊपर कोई क्वेश्चन किया तो. एंड वॉज कंडेम्ड टू हेल आफ्टर डेथ, और उसको इस तरीके से कंडेम किया जाता है कि उसे मरने के बाद क्या मिलेगी? नर्क. ठीक है बात. कंडेम करने का मतलब होता है बुराई करना, आलोचना करना. उसके पीछे से ये कहा जाता है कि भाई ये तो मरेगा तो नर्क में जाएगा. क्यों? क्योंकि ये चर्च के नॉर्म्स को क्वेश्चन कर रहा है. हाउ डेयर ही, ऐसा तो नहीं होना चाहिए. A sinner was severely punished and could even burnt alive. और जो पापी लोग होते थे उनको ये तरह तरीके से पनिश करते थे, और कई बार तो उन्हें जिंदा भी जला देते थे. जो चर्च था उसके पास बहुत सारा पैसा था. वो किससे चार्ज किया था? उसने लोगों से, वेरियस फॉर्म में, अलग अलग फॉर्म में उसने बहुत सारा पैसा इकट्ठा कर रखा था. किससे? लोगों से. These included the teeth, 1/10 ऑफ इनकम ऑफ एवरी क्रिश्चियन. हर क्रिश्चियन को अपनी इनकम का 1/10 चर्च को देना ही पड़ेगा. इसी को कहते हैं टीथ. क्या कहते हैं? टीथ. ठीक है बात. चर्च के पास बहुत सारा पैसा इकट्ठा हो गए थे. पैसा उसने कैसे इकट्ठे किया था? अलग अलग तरीक़ों से. उसमें से एक जो तरीका था वो था टैक्स. और टैक्स जो स्पेसिफिक टीथ था वो था कि आप क्रिश्चियन हैं तो आपको आपके इनकम का 1/10 किसको देना पड़ेगा? चर्च को. Moreover, it was common practice for Christian to confess their sin before a priest. और ये एक बहुत कॉमन प्रैक्टिस होती थी कि अगर आपने कोई पाप कर दिया है, सिन मतलब होता है पाप, तो आप उसको कन्फेस कर दो. किसके सामने जाके? प्रीस्ट के सामने जाके. फिर जो चर्च होंगे वो आपको एक लेटर इशू करेंगे, लेटर ऑफ पार्डन, माफ़ी. पार्डन मतलब माफ़ी है ना. लेटर ऑफ पार्डन, माफ़ी का लेटर इशू करते हैं, जिसे कहा जाता था इंडल्जेंसेस. द चर्च यूज टू इशू लेटर ऑफ पार्डन कॉल्ड इंडल्जेंसेस. ठीक है बात. अब मेरी बात सुनो. सपोज करो मैंने किसी का मर्डर कर दिया, मैं प्रीस्ट के पास गई कि प्रीस्ट मुझसे तो मर्डर हो गया है, आप क्या होगा? तो प्रीस्ट कहेंगे डोंट वरी माय सन, नो इश्यूज, नो प्रॉब्लम, आई विल इशू यू अ लेटर ऑफ पार्डन दैट इज कॉल्ड इंडल्जेंस. तो मैं बोलूँगी वाह, मेरे पाप तो खत्म हो जाएंगे. विच प्रोमिस्ड रेमिशन फ्रॉम पनिशमेंट फॉर सिन. जिससे क्या होगा? आपके जो पाप होंगे वो ख़त्म हो जाएंगे. अब क्या होगा? अब जो पोप होते थे वो बोलते थे ठीक है चलो आपसे पाप हो गया, कोई बड़ी बात नहीं है, आप एक काम करो, पीनेंस मतलब पश्चाताप करो इन द फॉर्म ऑफ स्पेशल सर्विस. आप किसी भी पिलग्रिमेज तीर्थ यात्रा पे चले जाओ, वहाँ पर थोड़ा टाइम बिताओ तो आपका पाप खत्म हो जाएगा.
पर जो रिच लोग थे बच्चा, इन्होंने इस प्रैक्टिस को एक नया ही रूप दे दिया। उन्होंने क्या स्टार्ट कर दिया, बाइंग इंडल्जेंसेस। ठीक है, तो रिच जो थे, जो पीनेंस की लाइफ को, तो जो रिच लोग थे वो ये प्रायश्चित नहीं करना चाहते थे, ये पीनेंस के लिए, प्रायश्चित के लिए किसी पिलग्रिमेज प्लेस पे नहीं जाना चाहते थे, तो इन लोगों ने इंडल्जेंस को बाय करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, बात फिर से अगर कहानी समझ में नहीं आई है तो सुनो। देखो, चर्च बहुत तरीके से रिच होता जा रहा था, बहुत उसके पास वेल्थ थी। कैसे? क्योंकि वो टीथ चार्ज करता था। टीथ क्या होता है? 1/10 ऑफ इनकम। इसके बाद ये कॉमन प्रैक्टिस थी क्रिश्चियनिटी में कि आपने जो भी पाप किया है वो प्रीस्ट के सामने जाके कन्फेस कर दो। तो जो चर्च होता था उसको लेटर ऑफ पार्डन इशू कर देता था, जिसे इंडल्जेंसेस भी बोलते थे, विच प्रॉमिस रेमिशन फ्रॉम पनिशमेंट फॉर सिन। जैसे ही आपको लेटर ऑफ इंडल्जेंस मिलता, मतलब आपके सारे पाप धुल गए। पर जो सिनर था उसको इसके बदले में पीनेंस के लिए, प्रायश्चित के लिए किसी पिलग्रिमेज प्लेस पे जाना पड़ता था, स्पेशल सर्विस देनी पड़ती थी, या तो फिर पिलग्रिमेज पे जाना पड़ता था, या तो कुछ काम कर दो आप अच्छा, या तो आप तीर्थ यात्रा पे चले जाओ। पर जो रिच लोग थे वो इस पीनेंस के खिलाफ थे, उन्हें कोई प्रायश्चित नहीं करना था, तो उन्होंने इंडल्जेंस को बाय करना स्टार्ट कर दिया। इनफैक्ट पोप लियो एक्स रेज्ड इनफ मनी थ्रू द सेल ऑफ इंडल्जेंसेस। तो जो पोप थे उन्होंने बहुत सारा पैसा बनाया, किसको सेल करके? इंडल्जेंसेस को सेल करके। अब जैसे मैं जाऊँ उनके पास, सर मैंने किसी की ज़मीन हथिया ली है और अब मैं इसका प्रायश्चित करना चाहता हूँ, तो बताओ कि कोई प्रॉब्लम नहीं, इतना पैसा आप मुझे दे दो, आपका पाप मुफ्त हो जाओगे। या मैंने कोई मर्डर करके उनके पास गई, तो बोले ओके इतना पैसा हमें दे दो, तुम पाप मुक्त हो जाओगे। तो ये सही नहीं है ना, पर चर्च इस प्रैक्टिस को कर रहे थे। टू बिल्ड द सेंट पीटर्स बेसिलिका चर्च इन रोम। तो भैया एक बात ज़रा ध्यान से सुनो, जो लियो एक्स थे उन्होंने बहुत सारा पैसा जो उन्हें चाहिए था चर्च बनाने के लिए, कौन सा चर्च? सेंट पीटर्स बेसिलिका चर्च रोम में बनाने के लिए बहुत सारा पैसा कहाँ से इकट्ठा किया? सेल ऑफ इंडल्जेंस से। क्योंकि बात मतलब पैसा इंडल्जेंस, सेल ऑफ इंडल्जेंस, मतलब लेटर ऑफ इंडल्जेंस सेल कर करके जो पैसा मिला उससे एक चर्च बनाया इन्होंने। एक बहुत बड़ा अमाउंट इकट्ठा कर लिया, कौन से चर्च बनाने के लिए? सेंट पीटर्स बेसिलिका चर्च बनाने के लिए। जो पोप हुआ करते थे और जो हायर क्लर्जी हुआ करते थे वो बहुत ज़्यादा करप्ट हो गए, भ्रष्टाचारी हो गए, एंड बिगिन टू लीड अ लाइफ्स ऑफ लग्जरी, और बहुत ही लग्जरियस लाइफ वो जीने लग गए। ठीक है, जबकि अगर हम जीसस क्राइस्ट की बात करें तो बहुत सिंपल लाइफ जीते थे। लग्जरी ऑप्शन इसका तो कोई रोल ही नहीं था क्रिश्चियनिटी में अकॉर्डिंग टू जीसस। बट ठीक है, बात के जो पोप हुए, क्लर्जी हुए, वो करप्ट हो गए, भ्रष्टाचारी हो गए और लग्जरी की लाइफ को जीने लग गए। अब हम लोग पढ़ेंगे रोल ऑफ मार्टिन लूथर। किसका रोल पढ़ेंगे अब हम लोग? मार्टिन लूथर का। ठीक है, तो वो चर्च जो क्रिटिसिज्म जिनका बहुत ज़्यादा हुआ, उन्होंने एक मूवमेंट स्टार्ट की। कौन सी मूवमेंट थी? रिफॉर्मेशन। ठीक हुई बात। द चर्च केम अंडर क्रिटिसिज्म एंड मूवमेंट फॉर इट्स रिफॉर्मेशन बिगिन। अब जो चर्च इनकी बहुत ज़्यादा बुराइयाँ हो रही थी, उन्होंने सोचा नहीं भी अब हमें सुधार तो करना पड़ेगा, और उसी मूवमेंट को हमने कहा प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन मूवमेंट। ठीक है बात। ये बिगेन हुई 1517 में। किसकी लीडरशिप में? मार्टिन लूथर। किसकी? मार्टिन लूथर। एक जर्मन प्रीस्ट थे, जर्मन मंक थे, जर्मन प्रीस्ट थे मार्टिन लूथर, है ना। उन्होंने इस मूवमेंट को लीड किया। किस मूवमेंट को? प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन मूवमेंट को। ये मूवमेंट कब स्टार्ट हुई? 1517 में। करने वाले कौन थे? जर्मन प्रीस्ट मार्टिन लूथर। और फिर ये यूरोप की बहुत सारी कंट्रीज पहुंच गया। जो मार्टिन लूथर थे उन्होंने चर्च की प्रैक्टिसेस को चैलेंज किया कि भैया ये जो आप सेलिंग कर रहे हैं इंडल्जेंस की, ये तो गलत बात है, एंड अटैक द इमोरल लाइफ ऑफ हायर क्लर्जी। और ये जो लग्जरियस लाइफ जी रहे थे हायर क्लर्जी, उनकी लाइफ को भी बोला ये तो इमोरल है, अनैतिक है, और जो ये लेटर आप सेल कर रहे हैं इंडल्जेंसेस के, ये तो बिल्कुल ही गलत है। फिर उसने पब्लिश की अपनी 95 थीसिस। ही पब्लिश द 95 थीसिस in which he listed his argument against the sale of indulgences। देखो, इंडल्जेंसेस सेल करना, पाप करके प्रायश्चित करना बात अलग होता है, और एक रिच व्यक्ति पाप करे, कोई गलत काम कर दे और फिर इंडल्जेंसेस को खरीद ले, तो ये तो और ज़्यादा गलत बात हुई ना, कि उसे अभी भी कोई पश्चाताप नहीं है, वो कोई भी ऐसा काम नहीं कर रहा जो सोसाइटी के लिए अच्छा हो, तो इंडल्जेंसेस वो खरीद रहा है। तो मार्टिन लूथर ने भैया 95 थीसिस लिखी, उसमें सारे पॉइंट्स लिख दिए कि क्यों सेल ऑफ इंडल्जेंसेस गलत है। He nailed it on the door of church
in Wittenberg and invited people to open debate on his statement. उसने विटनबर्ग का जो चर्च था उसके दरवाजे पे खिल्ली से ठोक दिया क्या ये 95 थीसिस, ठीक है, ऐसे करके जो पेपर में 95 थीसिस लिखी थी, ये कहाँ पर ठोक के आ गया? वो दरवाजे पर। कौन, किसके? चर्च के। वो कौन सा चर्च? चर्च इन विटनबर्ग। ही सर्कुलेटेड, और फिर उसने लोगों को ओपनली इनवाइट किया कि आओ और हम अपने मेरे स्टेटमेंट पे हम लोग ओपन डिबेट करेंगे। अगर मैं गलत हूँ तो ठीक है, और अगर सही हूँ तो हमें कुछ करना चाहिए। उसने सर्कुलेट की प्रिंटेड कॉपीज ऑफ हिज वर्क एमंग पीपल नॉट ओनली इन जर्मनी बट इन अदर पार्ट्स ऑफ यूरोप। फिर उसका जो 95 थीसिस, ये जो काम था अगेंस्ट द चर्च, अगेंस्ट द सीलिंग ऑफ इंडल्जेंसेस, उसने पूरे जर्मनी में, यूरोप में अलग अलग जगहों पर क्या किया बच्चा? भेज दिया। लोग उसको, जो पोप थे उन्होंने ऑर्डर किया कि जो मार्टिन लूथर है उसको या तो उसके एक्विजिशन को विड्रॉ करना चाहिए, नहीं तो वो पनिशमेंट फेस करेगा। मार्टिन ने दोनों ही काम के लिए मना कर दिया कि नहीं तो आप मुझे पनिशमेंट दे सकते क्योंकि मैं गलत नहीं हूँ और अपने आरोप तो मैं वापस लूँगा नहीं। फिर चर्च ने उसे डिक्लेयर कर दिया आउटलॉ और हेरेटिक कि भैया ये तो बेधर्मी, अधर्मी, डाकू है, बहुत ही गलत है। जिसको भी चर्च डिक्लेयर करते थे हेरेटिक, उसे जला दिया जाता था, मतलब जो डेथ दी जाती थी वो जला के दी जाती थी। पर लूथर के केस में बहुत सारे फैक्टर्स थे जिसके कारण उसे जला के डेथ तो देना बहुत मुश्किल था। क्यों? क्योंकि उसे सपोर्ट था पब्लिक का। फिर पब्लिक का सपोर्ट है तो ऐसे पनिशमेंट तो दी नहीं जा सकती थी उसको। और इवन उसको फेडरिक थी, जिन्हें फेडरिक द वाइस भी कहते थे, होली रोमन एम्पायर के प्रिंस थे जिन्हें आप कहते थे फेडरिक द वाइस, उन्होंने भी उसको सपोर्ट किया। और एक इलेक्टर थे सैक्सोनी के, जर्मनी के, वो भी सपोर्ट कर रहे थे किसको? किसको किसको? तो इलेक्टर जो सैक्सोनी जर्मनी के थे वो भी सपोर्ट कर रहे हैं। और जो इलेक्टर की पोजीशन थी बच्चा, वो बहुत ही पावरफुल हुआ करती थी, बहुत ही ज़्यादा पावरफुल, क्योंकि इलेक्टर्स किस में पार्ट करते थे? एम्परर के इलेक्शन में। ठीक हुई बात। इलेक्टर की पोजीशन बहुत ही पावरफुल थी क्योंकि ही हैड द राइट टू पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन ऑफ एम्परर। जर्मन किंग को अगर इलेक्ट करना है तो इलेक्टर का एक इंपॉर्टेंट रोल होता था। विथ हिज हेल्प लूथर वेंट इनटू हाइडिंग, और इन लोगों की हेल्प से लूथर छुप गए। सम ईयर लेटर, बाद में जो लूथर थे उन्होंने ट्रांसलेट किया बाइबल को जर्मनी में, और उसने जोर दिया इंडिविजुअल फेथ एज द ओनली वे टू साल्वेशन एंड हेवन। अगर आपको मोक्ष की प्राप्ति करनी है, स्वर्ग में जाना है, तो इंडिविजुअल फेथ होना चाहिए। बहुत सारे जो जर्मन लोग थे, जो रूलर्स थे, वो एग्री हुए मार्टिन लूथर से और उन्होंने सेपरेट किया अपने चर्चेस को किससे? रोमन कैथोलिक चर्च से। जो प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन मूवमेंट था उससे क्रिश्चियनिटी दो पार्ट में टूट गई। वो था एक पहला पार्ट रोमन कैथोलिक चर्च और दूसरा इंडिपेंडेंट प्रोटेस्टेंट चर्च, ठीक है, इन डिफरेंट यूरोपियन किंगडम्स। तो जो प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन मूवमेंट था इसने क्रिश्चियनिटी को दो पार्ट में तोड़ दिया। पहला पार्ट था रोमन कैथोलिक और दूसरा था इंडिपेंडेंट प्रोटेस्टेंट चर्च, या प्रोटेस्टेंट चर्च भी हम इन्हें कहते हैं। ईच रूलर बिकेम द हेड ऑफ प्रोटेस्टेंट चर्च विद इन हिज किंगडम। अब देखो, आपको पोप के पास आने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि आप अगर प्रोटेस्टेंट चर्च को मानते हो तो आपका जो रूलर होगा वही हेड बन जाएगा प्रोटेस्टेंट चर्च का अपनी किंगडम में। ठीक भी बात। जो प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन मूवमेंट था उसका लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट था यूरोप के ऊपर और उनके लोगों के ऊपर। इसने बहुत सारे चेंजेस लेके आया रिलीजियस बिलीफ, प्रैक्टिसेस, कल्चर और सोसाइटी पर। बेटा जो प्रोटेस्टेंट मूवमेंट था उसका जो इम्पैक्ट था वो बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग था। क्यों लॉन्ग लास्टिंग था? क्योंकि इसने रिलीजियस बिलीफ में चेंजेस लाया, प्रैक्टिसेस, कल्चर, सोसाइटी, बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जिनमें चेंजेस लाया। एजुकेशन बहुत ज़्यादा वाइड स्प्रेड हो गई, लोग खुद अब बाइबल पढ़ रहे थे अपने आप, उन्हें किसी की ज़रूरत नहीं थी बाइबल को पढ़ने के लिए। जो ट्रांसलेशन थे बाइबल के वो डिफरेंट लोकल लैंग्वेजेस में भी होने लगे, जिससे नेशनल लिटरेचर का ग्रोथ हुआ। ठीक है। और धीरे धीरे 16 सेंचुरी आने तक जो कैथोलिक चर्च थे वो कंसिडरेबली वीक हो गए, और जो कंसेप्ट था इंडिविजुअल फ्रीडम का उसको ज़्यादा ग्राउंड मिलने लग गया। लोग इंडिविजुअल फ्रीडम की बातें अब ओपनली कर रहे थे। दिस लैड द फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न डेमोक्रेसी, और इसी से आई मॉडर्न डेमोक्रेसी। 15th सेंचुरी में क्या हुआ? व्हेन द ओवरलैंड ट्रेड रूट टू ईस्ट बिकम ब्लॉक्ड। और ये ब्लॉक क्यों हुआ था? क्योंकि जो कंस्टेंटिनोपल था, जो कि बाइजेंटाइन एम्पायर का कैपिटल था, उसके ऊपर
इस्लामिक इन्वेजन हुए, टर्किश इन्वेजन हुए और टर्क्स ने उसको ब्लॉक कर दिया, वो यूरोपियंस को उस रास्ते से जाने नहीं दे रहा था। ठीक है बात। तो ईस्ट का जो रास्ता ब्लॉक हो गया तो यूरोपियंस बिगेन सीकिंग अल्टरनेटिव सी रूट। अब भैया देखो, इन्हें पता था कि हमारा जो एशिया से ट्रेड है, इंडिया के साथ जो ट्रेड है, वियतनाम चाइना के साथ बहुत ही प्रॉफिटेबल है, पर जिस जिस जगह से ये जाते थे वो जगह जो ट्रेड रूट, जो इम्पोर्टेंट ट्रेड रूट था वो था कंस्टेंटिनोपल से जाता था। कंस्टेंटिनोपल पे पहले बाइजेंटियन एम्पायर क्रिश्चियनिटी का ही कंट्रोल था, बाद में टर्किश इन्वेजन हुआ और टर्क्स ने उसको अपने कंट्रोल में रख लिया। अब टर्क इन्हें जाने नहीं दे रहे हैं ईस्टवर्ड, मतलब एशिया आने नहीं दे रहे, इंडिया की तरफ चाइना की तरफ आने नहीं दे रहे, तो अब इनको चाहिए थे अल्टरनेटिव रूट। तो यहाँ पर मेरीनियर्स मराइनर कंपास बना, मराइनर कंपास, एस्ट्रोलैब बना, क्वाड्रेंट इम्प्रूवमेंट्स इन शिप बिल्डिंग। ठीक है, तो क्या क्या, मेरीनर्स कंपास बन गया, एस्ट्रोलैब बन गया, क्वाड्रेंट बना, फिर शिप बिल्डिंग में इंप्रूवमेंट आने लगे, कार्टोग्राफी मतलब मैप मैकिंग बनने लगी, मैप मेकिंग होने लगी, क्योंकि अगर आपको किसी कॉन्टिनेंट से किसी और कॉन्टिनेंट में जाना है, किसी कंट्री में जाना है, तो मैप की तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। तो समुद्र के थ्रू अगर आपको रास्ता ढूंढना है तो मराइन और कंपास बनाया, एस्ट्रोलैब बनाया, क्वाड्रेंट बनाए, शिप बिल्डिंग को और ज़्यादा मजबूत किया जिससे कि लॉन्ग डिस्टेंस कवर कर पाए। यूज़ ऑफ गन पाउडर मेड लॉन्ग हेजार्डियस सी वॉयजेस पॉसिबल, और गन पाउडर का यूज़ से अच्छी शिप से ये पॉसिबल हो पाया कि लंबे लंबे सी वॉयजेस होने लगे। एडवेंचरर्स एंड एक्सप्लोरर्स पर गिवन लिबरल सपोर्ट बाय यूरोपियन मर्चेंट्स एंड रूलर। यूरोपियन मर्चेंट्स और ट्रेडर्स जो थे वो जो एडवेंचरस और जो एक्सप्लोरर टाइप के लोग होते थे ना, जिन्हें घूमना फिरना पसंद था, उनको सपोर्ट करने लगे। इससे क्या हुआ, जो क्रिस्टोफर कोलंबस थे, वास्को डी गामा थे, मैगलन थे, ये नए रूट की डिस्कवरी के लिए वेस्ट एंड ईस्ट में चलने लग गए। न्यू सी रूट टू वेस्ट, न्यू सी रूट टू सी, निकल पड़े सब अपना अपना। तो ये गए वेस्ट और ये गए ईस्ट। जो पीरियड था 15th सेंचुरी से लेकर के 18th सेंचुरी का, इसे कहा गया एज ऑफ डिस्कवरी। लैंड्स दैट वाज प्रीवियसली अननोन, वो सारी ज़मीनें जिन्हें पहले कोई जानता भी नहीं था, अब यूरोपियन ने उन्हें डिस्कवर किया इसी पीरियड में। अब देखो, नई नई लैंड्स मिलने लगी तो ट्रेड बढ़ गया, जो मर्चेंट्स थे उनके पास बहुत सारी वेल्थ आ गई, उस वेल्थ से रूलर्स ने पावरफुल स्टेट बनाए। 17th सेंचुरी में क्या हुआ बेटा, बहुत सारी ट्रेडिंग कंपनीज एग्जिस्टेंस में आ गई, जैसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है ना, ऐसी फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी आई, डच ईस्ट इंडिया कंपनी आई। दे एस्टेब्लिश ट्रेडिंग आउटपोस्ट इन डिफरेंट पार्ट ऑफ एशिया, और इन लोगों का ट्रेड बेसिकली एशिया से ही रेगुलेट होता था, अफ्रीका से, लैटिन अमेरिका से। तो इन्होंने अपने आउटपोस्ट बना दिए डिफरेंट पार्ट्स में, एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में। इन ड्यू कोर्स थोड़े टाइम में जो इनका इन्फ्लुएंस था इन एरियाज़ के ऊपर बढ़ गया, और धीरे धीरे करके उन्होंने इन्हीं एरियाज़ में क्या बनाना चालू कर दी, कॉलोनीज़। देखो, ईस्ट इंडिया कंपनी जब इंडिया आई थी तो सिर्फ बिजनेस ट्रेड के लिए आई थी, पर बाद में उसने हमें क्या बना दिया, कॉलोनीज़। दैट इज़ टेरिटरीज ओवर विच दे एक्सरसाइज कंप्लीट पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक कंट्रोल। अब कॉलोनीज़ क्या होती है, कॉलोनीज़ वो एरिया है, वो प्लेसेस हैं जहाँ पे पूरा पॉलिटिकल और इकोनॉमिक कंट्रोल कौन एक्सरसाइज करेंगे, कॉलोनाइजर्स। और वो कौन थे, हमारे इंडिया के केस में थे इंग्लैंड, वियतनाम के केस में थे फ्रेंच या फ्रांस। ठीक है। अब जैसे जैसे ये मर्चेंट और दूसरे अदर सेगमेंट जो था मिडिल क्लास का, ये वेल्दियर होता गया तो ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल बढ़ गया, पैसे में बहुत पावर होती है, जैसे जैसे इनके पास पैसा आया इनका इन्फ्लुएंस बढ़ गया। दे डिजाइड अ ग्रेटर से इन मैटर्स ऑफ गवर्नमेंट। अब इनकी इच्छा थी कि सरकार में हम लोगों की ज़्यादा सुनवाई हो, हम लोग ज़्यादा पार्टिसिपेट करें गवर्नमेंट में। तो इन्होंने डिमांड किया रूलर से, कंसल्ट दैम, शेयर पावर विद दैम, भैया हमसे कंसल्ट करो, कोई भी रूल रेगुलेशन बनाने के पहले हमसे पावर शेयर करो। इससे कॉन्फ्लिक्ट हो गया और फिर रेवोल्यूशन हुआ 1688 में। जो पहला पॉलिटिकल रेवोल्यूशन हुआ वो कहाँ पर हुआ, इंग्लैंड में, जब किंग ने एग्री किया किस बात के लिए, कि भैया ठीक है, मैं जो रिप्रेजेंटेटिव बॉडी होगी उसके लिए रिस्पॉन्सिबल रहूँगा। When the king agreed to be responsible to the representative body of the people, namely parliament। तो अगर हम बात करें कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की सबसे पहले कौन सी थी, तो
थी इंग्लैंड कब बन गई 1688 में। वो कौन सा राजा था जिसने जिम्मेदारी ली कि भैया मैं पार्लियामेंट के लिए आंसरेबल रहूँगा, रिस्पॉन्सिबल रहूँगा? वो थे किंग ऑफ इंग्लैंड। ठीक कोई बात? तो 1688 में पार्लियामेंट ने पावर छीन ली, मतलब ले ली, किससे? किंग से। ठीक है बात? और किंग भी रहा, पार्लियामेंट भी रही, इसका मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की का एग्जिस्टेंस हुआ। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 18th सेंचुरी में बच्चा ट्रेड का बहुत एक्सपांशन हुआ, गुड्स की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई, जिससे जो मर्चेंट्स थे क्या उन्होंने उनकी प्रोडक्शन की जो मेथड थी उसको चेंज करने की बहुत ज़रूरत है। देखो फिर से सुनना ध्यान से। 18th सेंचुरी में ट्रेड बहुत ज़्यादा बढ़ गया, जिससे डिमांड गुड्स की बढ़ गई। अब मर्चेंट्स को ज़रूरत थी कि वो इम्प्रूव करें अपनी मेथड ऑफ प्रोडक्शन में, क्योंकि अपने बहुत सारे लोगों के लिए साथ में प्रोड्यूस करना है। क्योंकि जब तक इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन नहीं आया था, जो गुड्स था वो मैन्युफैक्चर्ड होता था स्मॉल स्केल पे बाय आर्टिशन फैमिली वो ऑल्सो प्रैक्टिस एग्रीकल्चर। वो एग्रीकल्चर के साथ जो टाइम मिलता उसमें वो कुछ ना कुछ प्रोड्यूस कर देते थे, इस तरीके से प्रोडक्शन चल रहा था। पर अब ये सिस्टम तो सर्वाइव नहीं कर पाएगा, क्योंकि अब जो गुड्स की डिमांड थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। लोगों को समझ में आ गया था कि हम मार्केट की डिमांड को पूरा नहीं कर पाएंगे। बाय द एंड ऑफ 18th सेंचुरी, जैसे 18th सेंचुरी का एंड हो रहा था, बाय द एंड ऑफ 18th सेंचुरी के एंड में जो वेल्दी मर्चेंट्स थे उन्होंने लगा ली फैक्ट्रीज, जहाँ पर उन्होंने लगाई बड़ी बड़ी मशीनें, रॉ मटेरियल लेके आए, बहुत सारे एम्प्लॉयज़ को रखा, वर्कर्स को रखा, उन्हें फिक्स वेजेस दिए, और फिर टाइम आ गया मशीन मेड गुड्स का। ठीक है बात? इसी को कहा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। फैक्ट्रीज बन गई हैं, वर्कर्स काम करने आ रहे हैं, रॉ मटेरियल बाहर से आ रहा है। जो इंडस्ट्रीज थी into being where goods were manufactured in factories, अब इंडस्ट्रीज तब आई जब कहाँ बनने लग गया बच्चा? फैक्ट्रीज में। रैपिड डेवलपमेंट जब हुआ इंडस्ट्री में लेट 18th सेंचुरी में, अर्ली 19th सेंचुरी में, ब्रॉट अबाउट बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ मशीनरी। और ये इतना बड़ा चेंज लाने वाली कौन थी? सिर्फ और सिर्फ मशीनरीज। चलो, तो जो रैपिड डेवलपमेंट हो रहा था इंडस्ट्री का लेट 18th सेंचुरी में हो या अर्ली 19th सेंचुरी में हो, इसको लाने वाली कौन थी? मशीन। ठीक है, ब्रॉट अबाउट बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ मशीन, इसीलिए इसे क्या कहा गया? इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। और यहाँ पर हमने स्टीम पावर का यूज़ किया। द ग्रोथ ऑफ फैक्ट्रीज एंड मास प्रोडक्शन ऑफ मैन्युफैक्चर्ड गुड्स। अब जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो यहाँ पर स्टीम पावर का यूज़ हो रहा है, फैक्ट्रीज बढ़ रही हैं, मास प्रोडक्शन हो रहा है मैन्युफैक्चर्ड गुड्स का। जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो ब्रिटेन में स्टार्ट हुआ, बहुत सारे फैक्टर्स थे जिन्होंने ऐसी कंडीशन क्रिएट की कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का बर्थ प्लेस कौन ही बने? ब्रिटेन। देखो, क्योंकि ब्रिटेन में अब गवर्नमेंट में आ गए थे इंडस्ट्रियलिस्ट मिडिल क्लास। 1688 में राजा से पावर लेके, मतलब पार्लियामेंट बना के, मोनार्की को लिमिटेड पावर दे के ज़्यादा से ज़्यादा पावर बिजनेसमैन ट्रेडर्स के पास थी, तो इन्होंने अपने अकॉर्डिंग रन किया। दूसरा, बहुत सारा पैसा था, वेल्दी मर्चेंट्स थे, इंटरनेशनल ट्रेड से कोल यहाँ था, आयरन यहाँ था, तो कुछ ऐसी सिचुएशन थी कि ब्रिटेन में ही इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया। इम्प्रूवमेंट्स इन एग्रीकल्चर। देखो, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के पहले जो ब्रिटेन था उसने रेवोल्यूशन देखा एग्रीकल्चर में, जिससे फेवरेबल क्लाइमेट बन गई इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की। अगर आपको कॉटन टेक्सटाइल बनाना है तो कॉटन चाहिए, है ना, शुगर प्रोड्यूस करना है तो शुगर केन चाहिए। तो जब तक आप अगर एग्रीकल्चर सेक्टर को मजबूत नहीं करते हैं, आप इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन नहीं कर पाओगे। तो पहले इन्होंने अपनी एग्रीकल्चर को मजबूत किया। ग्रेटर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन लीड टू सरप्लस फूड एंड हायर इनकम्स। और देखो, सरप्लस प्रोडक्शन होगा तो हम हमारी घर की डिमांड, जो हमारे फूड की डिमांड है, उसको भी हमने पूरा किया, और फिर आधा हमने फैक्ट्रीज़ में सेल आउट किया, जिससे मैन्युफैक्चर्ड गुड्स बने। ग्रेटर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन लेड टू सरप्लस फूड और हायर इनकम्स। पीपल हैड कैपिटल दैट कुड बी इन्वेस्टेड फॉर स्टार्टिंग इंडस्ट्रीज। अब देखो, एग्रीकल्चर में अच्छा प्रोडक्शन हो रहा है, तो आपके पास सरप्लस में प्रोडक्ट है, आप उसको सेल कर रहे हो, आपको प्रॉफिट मिल रहा है, और अगर आपको प्रॉफिट मिल रहा है तो आप उस प्रॉफिट को बचा के इंडस्ट्री स्टार्ट कर सकते हैं। और फॉर बाइंग मैन्युफैक्चर्ड गुड्स, और फिर आप उसी से क्या खरीदोगे? मैन्युफैक्चर्ड गुड्स। पॉपुलेशन भी बढ़ रही थी, रिजल्टिंग इन लार्ज पूल ऑफ वर्कर फॉर न्यू एंड ग्रोइंग इंडस्ट्री। विक्टोरियन ब्रिटेन में कोई कमी नहीं थी लेबर की। पॉपुलेशन इस तरह से बढ़ रही थी ना कि लेबर इजीली अवेलेबल थे,
फिर हम बात करेंगे मिनरल सोर्सेस की। तो कंट्री में बहुत रिच सप्लाई थी कोल और आयरन की, जिससे रॉ मटेरियल मिल रहा था इंडस्ट्रीज़ के लिए। बिना आयरन बिना कोल के कोई इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हो सकता, और ये दोनों ही चीज़ें इंग्लैंड में अवेलेबल थी। फिर टेक्नोलॉजिकल चेंजेस की अगर हम बात करें बेटा, तो लार्ज नंबर ऑफ इन्वेंशन हुए, है ना। मेड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन पॉसिबल, उसी की वजह से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन पॉसिबल हुआ। तो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज थी वो चेंज हुई किससे? जॉन के फ्लाइंग शटल से, जेम्स हार्ग्रीवर की स्पिनिंग जेनी से, रिचर्ड आर्कराइट के वाटर फ्रेम से, और एडमंड कार्टराइट के पावर लूम से। ठीक हुई बात। और एली विटनी के कॉटन गिन से। एक अकेली कॉटन इंडस्ट्रीज़ के लिए देखो कितनी मशीनें आई, कितना टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हो रहा है। जॉन गे ने क्या बना दिया? फ्लाइंग शटल। जेम्स हार्ग्रीवर ने क्या बना दिया? स्पिनिंग जेनी। रिचर्ड आर्कराइट ने बना दिया वाटर फ्रेम। एडमंड कार्टराइट ने पावर लूम। एली विटनी ने कॉटन गिन। और इन सब ने कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री को ट्रांसफॉर्म करके रख दिया। वो इन्वेंशन जो स्टीम एनर्जी का यूज़ कर रहे थे, उन्होंने भी बहुत हेल्प की इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में। थॉमस न्यू कॉमन ने एक पंप को डिवाइस किया यूजिंग स्टीम पावर, जिससे जो कोल का एक्सट्रैक्शन था वो माइंस में बहुत ज़्यादा बढ़ गया। फिर जो जेम्स वॉट थे, उन्होंने इम्प्रूवमेंट किए उसी इंजन पे, और पहला स्टीम इंजन बना दिया 1769 में। Besides being a great use in mines, steam power could be used for driving other machines as well. देखो माइनिंग में तो बहुत ज़्यादा तरीके से स्टीम इंजन का यूज़ हो ही रहा था, पर दूसरी मशीनें भी स्टीम इंजन से चलाई। बाय द बिगिनिंग ऑफ 19th सेंचुरी जो स्टीम इंजन थे, पावर्ड बाय कोल ड्रोव द मशीनरी इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। अब गुड के प्रोडक्शन में इतनी सारी चीज़ें हेल्प कर रही थी। ट्रांसपोर्टेशन, ब्रिटेन ने एक बहुत ही बढ़िया ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम भी बना दिया। ठीक है, ब्रिटेन हैड अ गुड सिस्टम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन बाय वे ऑफ रिवर, कैनाल्स एंड रोड। रोड से भी जा सकते हो, कैनाल से जा सकते हो, रिवर से जा सकते हो। स्टीम पावर का यूज़ किया, जिससे डिमांड एंड प्रोडक्शन ऑफ कोल एंड आयरन इंक्रीज़ हो गई। ठीक है, जैसे ही हमने स्टीम पावर का यूज़ किया तो यहाँ पर डिमांड किस किस की बढ़ गई? कोल और आयरन की। 1829 में जो जॉर्ज स्टेफन्स थे, उन्होंने रॉकेट डिज़ाइन किया। कंसिडर्ड द फर्स्ट मॉडर्न स्टीम लोकोमोटिव। इसे क्या कहा गया? पहला फर्स्ट लोकोमोटिव। फॉलोइंग दिस रेल रोड बिकम द प्रेफर्ड मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। और जैसे ही लोकोमोटिव बना तो रेल रोड सबके लिए बहुत ज़्यादा प्रेफर्ड मोड बन गया, क्योंकि चीपर था और साथ ही साथ फास्टर भी था। चीपर भी था और फास्टर भी था। चीपर और फास्टर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट बन गया रेल। ठीक है बात। जो लोअर कॉस्ट थी ट्रांसपोर्टेशन की, गुड्स की हो या हमारी ह्यूमन बींग्स की हो, लेड टू लोअर प्राइस ऑफ गुड। इससे जो प्राइसेस थे गुड्स के वो भी कम हो गए और इंडस्ट्रियलिस्ट को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होने लग गया। एक अच्छा सिस्टम था ट्रांसपोर्टेशन का ब्रिटेन में, रिवर के थ्रू, कैनाल के थ्रू और रोड के थ्रू। स्टीम पावर का जब यूज़ होने लगा, ठीक है, तो इससे द यूज़ ऑफ स्टीम पावर लेड टू इंक्रीज इन द डिमांड ऑफ प्रोडक्शन ऑफ कोल और आयरन का प्रोडक्शन बढ़ गया। 1829 में जॉर्ज स्टेफन्स ने डिज़ाइन द रॉकेट, कंसिडर्ड द फर्स्ट मॉडर्न स्टीम लोकोमोटिव। पहला मॉडर्न स्टीम लोकोमोटिव कौन सा था? रॉकेट। ठीक है बात। तो जब रेल रोड बना, लोकोमोटिव्स बन गए, तो लोगों को इससे अच्छा कुछ और नहीं लगा, क्योंकि यहाँ से गुड्स की मूवमेंट भी फास्टर हो रही थी और ह्यूमन भी यहाँ से वहाँ इजीली जा पा रहे थे। जब सस्ते में गुड यहाँ से वहाँ जा रहा था तो लोअर प्राइजेस थी गुड्स की और हायर मार्जिन थे इंडस्ट्रीज़ के लिए। जॉन मैक एडम ने एक नई मेथड इंट्रोड्यूस की रोड्स बनाने की, यूजिंग लेयर ऑफ स्मॉलेस्ट। और ये जो नई रोड थी इसे बोला गया मैकेडेमाइज्ड रोड्स। मैकेडेमाइज्ड रोड्स। इस मेथड से जब रोडों को बनाया गया, इवन टुडे दिस मेथड इज़ यूज्ड लिटिल चेंज। इस मेथड से जब रोड्स को बनाया गया तो रोड्स बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग बने, तभी तो आज तक हम इस मेथड को यूज़ कर रहे हैं। फिर नेटवर्क बन गया रेलवे का, मैकेडेमाइज्ड रोड्स का, बड़ी बड़ी नहरें थी, टेलीग्राफ लाइंस बन गई और कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्टेशन दोनों बहुत ही ज़्यादा सुधर गया। अब एक नई बात जो इनके लिए अच्छी और हम इंडियंस के लिए बुरी, ब्रिटिश कॉलोनीज एज सप्लायर्स एंड कंज्यूमर। ब्रिटिश कॉलोनीज सप्लायर थी रॉ मटेरियल की और कंज्यूमर थी फिनिश गुड्स की।
जैसे ही इन्होंने कॉन्क्वेस्ट की, टेरिटरीज जीतना चालू की, कॉलोनीज़ बननी चालू हो गई, है ना। इंडिया के पहले थोड़े से पार्ट को जीता, फिर सब्सिडरी अलायंस, फिर डॉक्ट्राइन ऑफ लैब्स कर करके लगभग पूरे भारत को जीत लिया, ठीक है। अमेरिका में इनकी कॉलोनीज थी, इंडिया में थी, अफ्रीका में थी, ठीक है। जो ब्रिटिशर्स यहाँ वहाँ जीतते जा रहे थे, अपनी कॉलोनीज बनाते जा रहे थे, कहाँ कहाँ इनकी कॉलोनी, अमेरिका में, इंडिया में, अफ्रीका में, ये बहुत यूज़फुल थी ब्रिटेन के लिए, क्योंकि ये जो कंट्री थी वो कॉटन ग्रो नहीं कर पा रही थी, है ना। जो कॉलोनीज थी, as the country did not grow cotton, the colonies were made to produce cotton in abundance. colonies को बोला कॉटन प्रोड्यूस करो, और इससे जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री की एवर ग्रोइंग डिमांड थी उसको फीड कराना था। जब आप रॉ मटेरियल दोगे, कॉटन दोगे, तभी तो कॉटन क्लॉथ मिलेगा ना। तो ने उनसे क्या ले लिया, रॉ कॉटन ले लिया, फिर उस रॉ कॉटन से बनाए क्लॉथ्स, और फिर रेडी मार्केट था हमारे पास कॉलोनीज, ठीक है। आप वहाँ से आधे अधूरे दाम में रॉ मटेरियल ले लो, उससे फिनिश गुड बनाओ, बढ़िया महंगे दामों में वापस तो उन्हीं लोगों को बेच दो फॉर द सेल ऑफ मैन्युफैक्चर्ड गुड्स। तो रेडी मार्केट भी थे वो, रॉ मटेरियल सप्लायर भी थे। राइज ऑफ इम्पीरियलिज्म, जैसे जैसे वॉयजेस ऑफ डिस्कवरी हुई, यूरोपियन ने ट्रेडिंग आउटपोस्ट बना दिए एशिया में, अफ्रीका में और अमेरिका में। ठीक है बात। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने क्रिएट की थी किस डिमांड को, कि भैया जब रॉ मटेरियल आएगा तभी फिनिश गुड्स बनेगा, तो ठीक है, रॉ मटेरियल दो जिससे गुड बने। आप रॉ मटेरियल से आप गुड बना लोगे तो उस गुड का तब तक कोई वैल्यू नहीं है, इंपॉर्टेंस नहीं, जब तक वो सेल ना हो जाए। तो सेल कहाँ करेंगे फिनिश गुड्स को, अगेन कॉलोनीज। तो जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन था उसने क्रिएट किया द नीड फॉर कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल एंड न्यू मार्केट फॉर फिनिश्ड गुड्स। जो कंट्रीज थी वेयर द यूरोपियन हैड ट्रेडिंग आउटपोस्ट बिकम सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल, जहाँ जहाँ पर भी ब्रिटिश आउटपोस्ट थे वहाँ से रॉ मटेरियल लाया जाने लगा, और वहाँ पर मार्केट क्रिएट किया गया फिनिश्ड गुड्स के लिए, फिनिश प्रोडक्ट के लिए। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद जो यूरोपियन गवर्नमेंट थी उन्होंने पॉलिटिकल कंट्रोल पे एस्टेब्लिश कर लिया ट्रेडिंग आउटपोस्ट पे, मतलब अब सरकार भी खुद ही चलाने लगी। दे वेज्ड वॉर्स एंड restored टू ट्रेजरी टू सब्जुगेट द वीक लोकल रूलर। जो भी वीक लोकल रूलर होते उनको दमनकारी नीति, सब्जुगेट करना मतलब उनकी पावर को छीन लेना, प्लानिंग करके, प्लॉटिंग करके। ट्रेचरी मतलब होता है धोखा, ट्रैकरी मतलब होता है धोखाधड़ी, विश्वासघात। ट्रेचरी मीनिंग क्या होता है बच्चा, ट्रेचरी मीन्स होता है धोखाधड़ी करना, विश्वासघात करना। तो बेचारे कमज़ोर जो लोकल रूलर थे उनके साथ धोखे से उनकी पावर को ख़त्म कर दिया। थस बाय मिडिल ऑफ द 18th सेंचुरी के मिडिल में जो वेरियस यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज थी हैड कार्व्ड आउट कॉलोनीज इन एशिया, एशिया के अलग अलग पार्ट में उन्होंने कॉलोनीज बांट ली। अफ्रीका में, अमेरिका में, हर जगह इन यूरोपियन पावर्स ने अपनी कॉलोनीज बना ली। जो पॉलिसी थी, प्रैक्टिस थी कंट्रीज़ की कि वो अपनी पावर को एक्सटेंड करेंगे, नए नए टेरिटरीज़ को अक्वायर करेंगे, मतलब कॉलोनीज़ बनाएंगे। इसी को क्या कहते हैं, इम्पेरियलिज्म। जब एक पावरफुल कंट्री एक लेस पावरफुल कंट्री के ऊपर पॉलिटिकल कंट्रोल जमा लेती है, उसकी टेरिटरी को अक्वायर कर लेती है, तो इसी को क्या कहते हैं, इम्पेरियलिज्म। पॉलिसी और प्रैक्टिस ऑफ कंट्री एक्सटेंडिंग इट्स पावर, अपनी पावर को एक्सटेंड करे बाय एक्वायरिंग टेरिटरीज, टेरिटरी को एक्वायर करके ही क्या कहते हैं, इसे ही इम्पेरियलिज्म। इम्पेरियलिज्म जनरली इन्वॉल्व द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ कॉलोनीज, और इम्पेरियलिज्म के अंदर क्या होता है बच्चा, एक्सप्लॉयटेशन होता है कॉलोनीज का, और बेनिफिट सिर्फ किसको देना चाहते हैं, मदर कंट्री को। जब इंडिया को एक्सप्लॉयट कर रहे थे ब्रिटिशर्स, तो ये हेल्प किसको कर रहे थे, सिर्फ इंग्लैंड को, अपनी कंट्री को, अपने आइलैंड को, अपनी मदर कंट्री को। जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं कॉलोनीज़ के, उनको लाया जाता है मदर कंट्रीज़ की में, उससे फिर बनाया जाता है फिनिश प्रोडक्ट और वापस से सोल्ड कर दिया जाता है कहाँ पर, कॉलोनीज़ में। टू फैसिलिटेट दिस, और इसको बढ़ाने के लिए नेटवर्क बनाया गया, रोड का, कैनाल का, रेलवेज़ का, टेलीग्राफ लाइंस का। कई बार इन्होंने हमें एजुकेशन भी दी इसी के लिए कि हम इनको थोड़ा बहुत हेल्प कर पाएँ एडमिन में। समटाइम्स इवन एजुकेशन वॉज इंट्रोड्यूस टू हेल्प एडमिनिस्ट्रेशन। हमें ऐसी शिक्षा पद्धति बनाई, ऐसी एजुकेशन सिस्टम बनाया जिससे आज तक सिर्फ हम नौकर बनने के लिए ही पढ़ते हैं, ठीक है। मम्मी बोलती है बेटा पढ़ लो, अच्छी नौकरी लग जाएगी। सो दिस वॉज द सिस्टम गिवन बाय हूम, ब्रिटिशर्स। कौन सी, उनकी ईस्ट इंडिया कंपनी में काम करेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन देखेंगे। जो कंट्रीज थी एशिया की, अफ्रीका की, सक्कम्बल्ड
बेटा जितनी भी कंट्रीज़ थी एशिया की, अफ्रीका की, सक्कम्ड मीन्स क्या बोलना चाहिए, घुटने टेक देना, हार जाना। एशिया और अफ्रीका की बहुत सारी कंट्रीज़ ने घुटने टेक दिए, हार गई। किसके अगेंस्ट में? इम्पेरियलिस्ट के अगेंस्ट में, इम्पेरियलिस्ट पॉलिसीज़ के अगेंस्ट में, क्योंकि बिकॉज ऑफ देयर पॉलिटिकल वीकनेस, क्योंकि उनकी खुद की पॉलिटिकल वीकनेस थी, वो इकोनॉमिकली बैकवर्ड थे, इसलिए वो अपने आप को लड़ते भी नहीं थे, हारा हुआ महसूस करने लगे और बाद में लड़ना बंद कर दिया। और बेटा पूरी 19th सेंचुरी में भयंकर रूप से यूरोप ने एक्सपांड किया, अनप्रेसिडेंटेड, जितना सोचा भी नहीं था उससे भी कई ज़्यादा रेट से। प्रॉफिट मल्टीप्लाई होते गए, जो सरप्लस कैपिटल थी उसको आसानी से लिया जा रहा था और वापस से इन्वेस्ट कर दिया जा रहा था, ठीक है। तो जो प्रॉफिट थे वो मल्टीप्लाइड होते जा रहे थे, जो सरप्लस कैपिटल थी नीडेड टू बी इन्वेस्टेड। जो कॉलोनीज थी ऑफर्ड स्कोप फॉर इन्वेस्टमेंट एज दे हैड नेचुरल रिसोर्सेज लाइक मिनरल्स, चीप लेबर। जो कॉलोनीज थी वो स्कोप थी कि भैया यहाँ पर आके इन्वेस्टमेंट करो, आप हम में इन्वेस्टमेंट करो, हमारी कंट्री में आके और खूब फ़ायदा उठाओ, हमारी कंट्री का हम एक्सप्लॉइट करो, क्योंकि हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज भी हैं, हमारे पास मिनरल भी हैं और चीप लेबर भी हैं। तो ये जितना भी प्रॉफिट हो रहा था इसको वापस इन्वेस्ट किया गया कॉलोनीज़ में। जो सेकेंड हाफ था 19th सेंचुरी का, उस टाइम में इम्पेरियलिस्ट एक्सपांशन के चक्कर में यूरोपियन नेशंस आपस में लड़ रहे थे, स्क्रैम्बल कर रहे थे, ठीक है। जो मेन पीरियड था इम्पेरियलिज्म का फ्रॉम 1980 टू 1914, जितनी भी इम्पेरियलिस्ट पावर थी इंक्लूडिंग ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया, पोर्चुगल, स्पेन, बेल्जियम, नेदरलैंड्स, with the rise of nationalism in Europe, Germany and Italy also joined the race of colonies। फिर बेटा जैसे ही नेशनलिज्म आया यूरोप में, जर्मनी और इटली ने भी इस रेस को ज्वाइन कर लिया। मैक्सिमम जो एरिया था एशिया का, अफ्रीका का, वो कॉलोनाइज हो चुका था, लीडिंग टू द पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक सब्जुगेशन ऑफ कंट्रीज लाइक इंडिया। और हमारा पूरा इकोनॉमिक, पूरा पॉलिटिकल कंट्रोल किसके पास था? ब्रिटिशर्स के पास था। So student, I am ending this video here. Only if you have any doubt, any problem, to write in comment section.